Hello friends, welcome to Exambi. Today we are going to discuss the important PIB news from 29th to 22nd to 29th of July. Okay, and since NABARD grade A is around the corner, there are various news from coming from the agriculture sector, cooperative sector, है ना। वेरियस स्कीम्स है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो स्कीम है जो पीआईबी पे भी थी ड्यूरिंग 22nd टू 29th ऑफ जुलाई, वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो समझते हैं पहले ये स्कीम है क्या। ठीक है, ये हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये है कि जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है इंडिया में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एज ऑफ नाउ तो 13 कवर्ड है इस स्कीम के अंडर। इसमें आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग में, मान लो फार्मा सेक्टर है, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जिसमें मोबाइल वगैरह आप मैन्युफैक्चर करते हो, है ना। सीमेंट सेक्टर है। तो ऐसे तरह तरह के सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और आप जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंप्रूव करोगे, वैसे वैसे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अब इसके पीछे मोटिव क्या है, क्यों हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्योंकि प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो वो प्रोडक्शन बढ़ा हुआ जो प्रोडक्ट्स है वो बेचे जाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, उस पे टैक्स लगेगा, तो उससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा, है ना। लोगों को भी जॉब मिलेगा। मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए क्रिएट करने का ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। यूनियन बजट 2020 21-22 में अराउंड 1.97 लाख करोड़ का बजट आउटले इस स्कीम को दिया गया है। ठीक है, और इस स्कीम के अंडर आते हैं आपके 13 सेक्टर। टोटल 13 सेक्टर आएंगे आपके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर। ठीक है, और पीएलआई स्कीम्स आर कॉर्नरस्टोन ऑफ गवर्नमेंट्स पुश फॉर अचीविंग एन आत्मनिर्भर भारत। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, तो इतना जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है, वो ये आप नोट कर लो, ताकि क्वेश्चन अगर आता है फैक्चुअल तो आप उसको टैकल कर पाओ। ठीक है, ये 13 इंपॉर्टेंट है, ये बजटरी आउटले इंपॉर्टेंट है, स्कीम का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं अपेडा पे। अपेडा कोलैबोरेट्स विद लद्दाख। ठीक है, ये अपेडा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एज फार एज नाबार्ड इज कंसर्न। ठीक है, अपेडा का लॉन्ग फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, लास्ट ईयर आई थिंक 2019 में इसका लॉन्ग फॉर्म जो है पूछा गया था, और हर बार इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, नाबार्ड ग्रेड में अपेडा जो है ये एग्री मिनिस्टर के अंडर नहीं आता है, ये आता है आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, और रिसेंटली इन्होंने एक एमओयू साइन किया है विथ लद्दाख फॉर बूस्टिंग द यूनिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच वुड बूस्ट फार्मर्स इनकम इन द रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और स्कीम है, वो है अटल इनोवेशन मिशन। ये आती है आपके नीति आयोग के अंडर। ठीक है, नीति आयोग पे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आरबीआई में भी और नाबार्ड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करती है नीति आयोग, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज इनटू इनोवेशन एंड इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मेजर एम ये है कि एक हमको इकोसिस्टम तैयार करनी है। इकोसिस्टम तैयार करनी है किस चीज के लिए, कि जो भी इनोवेटिव आइडियाज हमारे स्टूडेंट्स को आएंगे या फिर रिसर्चर्स को आएंगे, तो उन इनोवेटिव आइडियाज को हमको प्रोडक्शन में बदलना है। उनको मतलब प्रोडक्टिव आइडिया है तो उसको रियलाइज करने में जो कुछ भी रेगुलेटरी नॉर्म्स होंगे, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो कुछ भी फंडिंग चाहिए रहेगी, तो उसके लिए ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम हमको तैयार करनी है, तो उसके लिए ये अटल इनोवेशन मिशन काम करता है। ठीक है, तो इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अगर है तो आप कभी अटल इनोवेशन मिशन कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था इस स्कीम पे। ठीक है, और इस बार भी आने के चांसेस है। पीएम फसल बीमा योजना। तो इस पीएम फसल बीमा योजना के अंडर आपको प्रीमियम देना पड़ता है 1.5% फॉर रबी क्रॉप्स एंड 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए ये है 5%। ठीक है, ये स्कीम शुरू की गई थी 2016 में।
है ना। बहुत बार ईयर भी पूछ लेते हैं नाबार्ड में, प्रीलिम्स में तो पूरा फैक्चुअल आएगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो जो कुछ भी स्कीम से रिलेटेड जो कुछ भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यू शुड नो दैट। ये जो स्कीम है, इसके पहले दो स्कीम थी इंडिया में। स्कीम का नाम था नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, फिर इसको मॉडिफाई किया गया, उसको नाम किया दिया गया मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम को मर्ज करते हुए ये एक नया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, जिसको बोल रहे हैं अभी पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री, अलग अलग पार्ट्स में, राज्यों में इंडिया के, कहीं पे आपको ड्रॉट देखने को मिलता है, कहीं पे फ्लड होता है ना, कहीं पे कुछ डिजीजेस की वजह से क्रॉप का नुकसान हो जाता है। तो इन सभी जो एग्जिजेंसीज है, ठीक है, तो इनसे जो क्रॉप का नुकसान होता है, उससे फार्मर का बहुत नुकसान होता है। ठीक है, उनका प्रोडक्शन लॉस होता है, वो जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा ये सब क्रॉप लेने में, वो भी चला जाता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये फसल बीमा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये एग्रीकल्चर, इसको आप डबलिंग फार्मर इनकम का भी एक हिस्सा मान सकते हो। ठीक है, डबलिंग फार्मर इनकम के और ये एक कदम है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, डबलिंग फार्मर इनकम की एक कमिटी थी, उसको हम बोलते हैं अशोक दलवाई। ठीक है, ये कमिटी मेंस में पूछी गई थी 1920 में, नाबार्ड। ठीक है, सो डबलिंग फार्मर इनकम से जो रिलेटेड कमिटी है, अशोक दलवाई कमिटी। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम, इसको हम इनाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनाम लॉन्च की गई थी 2016 में, और 2021 में इसको 5 साल कंप्लीट हो गए। 5 साल कंप्लीट हो गए तो ये इंपॉर्टेंट हो गई है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। वैसे तो सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के लिए, है ना। तो ये इनाम स्कीम जो ये न्यूज में है, तो वो भी हमको करके रखना है। ठीक है, तो ये इनाम का बेसिक पर्पज ये है कि इनको पूरी जो एपीएमसीज है ऑल ओवर द कंट्री, वो इनको यूनिफाई करनी है, एक पोडियम पे लानी है। ठीक है, मान लो अगर आप हल्दी बेच रहे हो, मान लो महाराष्ट्र से, नासिक एरिया से आप हल्दी बेच रहे हो, और आपको हल्दी का भाव जो है इस वीक, मान लो दिल्ली की मंडी में ज्यादा है। ठीक है, 1,000 रुपए ज्यादा है दिल्ली की मंडी में, तो आप उसको मुंबई या पुणे में ना बेचते हुए आप उसको दिल्ली तक ले जा सकते हो। ठीक है, आपको ज्यादा मुनाफा वहां पे हो सकता है। तो ये सब चीजें कंसिडर करके एग्री फार्मर का इनकम डबल करने के लिए ये इनाम स्कीम यूजफुल है। ठीक है, तो इनाम का जो बेसिक पर्पस है, वो टू यूनिफाई दी एपीएमसीज एंड टू यूनिफाई दी मार्केटिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, तो वो एक विजन है इनका, टू प्रमोट द यूनिफॉर्मिटी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बाय स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसीजर्स अक्रॉस द इंटीग्रेटेड मार्केट्स। ठीक है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो कर रही है एसएफएसी, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, सो दैट अगर इस पे कुछ क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्री एक्सपोर्ट्स रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 17.37%। ये ऐसे जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड में। ठीक है, वो सीधे आंकड़े ही पूछ लेंगे आपको कि 2021 में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को कितना इंक्रीज देखने को मिला, तो वो है अराउंड 17.37%। ठीक है, ये जो फिगर है वो आई है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एआरडी मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम तो सबको पता है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है एस्पिरेंट्स का। रूरल डेवलपमेंट में आता है आपका मनरेगा। ठीक है, फिर ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, फिर स्वामित्व स्कीम है ना। स्वामित्व स्कीम आजकल बहुत न्यूज में है, इसमें आरबीआई पे भी, आरबीआई ग्रेड बी में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और ये हमको नोट करनी है। फिलहाल तो हम देखेंगे, हमारा फोकस है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पे, है ना। तो ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी 2016-17 में, जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मेजर एम है फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। गांव में जो पंचायत समिति हो या ग्राम सभा होती है ना, ग्राम पंचायत होती है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम है। वो स्ट्रेंथन किस दिशा में करेंगे, टू इंश्योर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। उस विलेज के उस पर्टिकुलर एरिया के जो भी पर्टिनेंट प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉल्व करके कैसे लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी उस जगह पे लाई लाई जा सकती है ना। तो उस पे फोकस करती है ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है,
इसको आप लिंक कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे बॉटम में जब डेवलपमेंट होगा तभी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, है ना, पॉवर्टी है, हंगर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये सब चीजें जब हम ग्रास रूट लेवल पे, रूरल लेवल पे जब करेंगे तभी तो जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी हमारी अराउंड 65 to 70% पॉपुलेशन जो वो गांव में ही रहती है ना। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम कैटर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो जैसी चाहिए वैसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये पर्पज है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च किया है एनओसी ने। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो, अनएम्प्लॉयमेंट का सिनारियो क्या होता है, आप क्या होता है हर साल, तो वो हमको पीरियोडिक उसका रिव्यू लेना पड़ता है। तो उसके लिए लेबर एनएसओ ने ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च करना शुरू किया है 2017 से। ठीक है, तो ये हर साल रिलीज हो रहा है 2017 से। अभी ये रिसेंटली जुलाई में ये रिलीज हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ जून 19 टू जून 20। ठीक है, हमारा लॉकडाउन लगा कब से, मार्च से, मार्च 2020। तो ये जून है, मतलब आपको इसमें सिनारियो मिलेगा अप्रैल का, मई का और जून का, लॉकडाउन के बाद की इन 3 महीनों का सिनारियो इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आंकड़े, ये जो फॉर्मल आंकड़े जो पीएलएफएस के हैं वो ये बताती हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप, कि जो लेबर फोर्स, ये एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, एलएफपीआर मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये होता है कि जितने भी लोग आपके इकोनॉमी में, कंट्री में काम करने के लिए राजी है या काम करने के लिए तैयार है वो, प्लस जितने भी लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, वो, मतलब बेसिकली ये आंकड़ा दर्शाता है कि आपके पॉपुलेशन के 40% आपका लेबर फोर्स है जो काम करने के लिए तैयार है या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना पॉपुलेशन है अराउंड 137 करोड़, तो 137 करोड़ के अराउंड 40%, उतना आपका पॉपुलेशन, उतना आपका लेबर फोर्स है। ठीक है, और उस 40% के 4.8% लोगों के पास काम नहीं है ना। ये लगभग अराउंड 30 करोड़ के आसपास आ जाएगा, 40%, 137 करोड़ का। और उस 30 करोड़ के 4.8% लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप पास सिनारियो देखोगे तो यहाँ 17-18 में 6.1 था, फिर 18-19 में 5.8 था। तो यहाँ पे कोरोना की वजह से ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था, ऐसा ग्राफ चाहिए था, मतलब 5.8 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कम लोग हैं जिन जो बेरोजगार हैं, 4.8% है आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स के। ठीक है, तो ये आंकड़ा तो बढ़ना चाहिए था, कोरोना की वजह से नहीं बढ़ा। इसका ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि कोरोना के चलते उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी। ठीक है, मनरेगा का जो बजटरी अलोकेशन है वो बढ़ा दिया था, है ना। और उसके बाद में जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान वो भी चलाया था 6 स्टेट्स में, है ना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये भी चलाया था। तो गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया था कि जॉब लॉस ना हो, और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में वापस आ रहे हैं, गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, उनको रोजगार मिल मिल सके। ठीक है, तो उस वजह से ये जो आंकड़ा है ये कम देखने को मिल सकता है, ये वन ऑफ द आर्गुमेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। साइखोम मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2020 ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और मीराबाई चानू पे और ओलंपिक पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इनके इन, इन ये जो लेडीज है वो बिलोंग करती है मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर से है ये, और वेट लिफ्टिंग का कैटेगरी था इनका 49 kg, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको नोट नोट डाउन करनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग और ट्राइफेड। ठीक है, नीति आयोग से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही नाबार्ड प्रीलिम्स में पक्का। और अभी नीति आयोग ने एमओयू साइन किया है ट्राइफेड के साथ। ठीक है, ट्राइफेड क्या है आपका, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसका ये सब अपेडा, ट्राइफेड, नाफेड, इसका लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं नाबार्ड प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ट्राइबल जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं
उनके स्किल्स यूज करके, हैंडीक्राफ्ट्स हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो या फिर है ना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, तो वो उनका मार्केटिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि वो रिम्यूनरेटिव हो उनके लिए, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उनके पास पैसा आए तो उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये बेसिक मोटिव है इनका, ठीक है। नीति आयोग ने अभी किन के साथ हैंड्स ज्वाइन किया है, तो वह है ट्राइफेड, नीति आयोग प्लस ट्राइफेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट्स इट्स 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये नेशनल न्यूज़ है और नेशनल न्यूज़ आपको जीए में पूछ सकते हैं, है ना। तो जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया गेट्स इट्स 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कहाँ पे है? ये है आपके वारंगल में, तेलंगाना। और ये जो रामप्पा टेम्पल है जिसको आप रुद्रेश्वरा टेम्पल भी बोलते हो, ये बिलोंग करता है आपके काकटिया डायनेस्टी से, ठीक है। काकटिया डायनेस्टी, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, डायनेस्टी। ओके। 39 नहीं, मतलब एक ही नहीं तब बल्कि दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट्स हमारी इस साल इंक्लूड हुई है। 40th साइट जो है वो आपकी ढोलावीरा, ठीक है। ढोलावीरा जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। ढोलावीरा ये जो है आपके गुजरात में आती है, गुजरात के कच्छ रीजन में, ठीक है। गुजरात कच्छ, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ढोलावीरा जो है ये 40th वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और आपकी जो रामप्पा टेम्पल है ये होगा आपका 39th। ओके, तो ये दोनों आपको नोट डाउन करने हैं। फिर आते हैं इंक्लूजन ऑफ खासी लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये जो 8th शेड्यूल है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये खासी लैंग्वेज जो इसमें इंक्लूड की गई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया है, ठीक है। तो ये जो खासी लैंग्वेज जो है ये है आपकी ट्राइबल लैंग्वेज, और ये है आपकी मेघालय से, ठीक है। मेघालय में 3 सीक्वेंस में ट्राइब्स है, खासी, गारो और जैंतिया, ठीक है। ये वैसे ट्राइब्स का नाम है ना। ट्राइब्स का नाम है तो उनकी लैंग्वेज भी वही है, खासी, ठीक है। तो ये खासी लैंग्वेज जो है रिसेंटली 8 शेड्यूल में इंक्लूड की गई है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ओके, रिसेंटली गवर्नमेंट हैव अलोकेटेड 73,000 करोड़ टू मनरेगा, है ना। मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये सब चीज़ें हमको बहुत मतलब अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नाबार्ड में, मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 73,000 इस साल का बजटरी एलोकेशन है मनरेगा के लिए। ओके, और अब तक 6.51 करोड़ लोगों को जॉब दिया है थ्रू मनरेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। फिर आते हैं, यूनाइटेड नेशन ने अभी एक समिट ऑर्गेनाइज किया है, उसका नाम है द 2021 फूड सिस्टम समिट, ठीक है। ये एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपको नाबार्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव अरेंज द 2021 फूड सिस्टम समिट, ठीक है। तो उसमें आपको अलग 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 ऑप्शन मिलेंगे, यूएनईपी मिलेगा, शायद फाओ भी हो सकता है ना। तो आप करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन आपने नोट डाउन करना है, ये नाम भी लिखना है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका किंग चिली राजा मिर्चा। ये मिर्ची की एक वैरायटी है, ये है आपके नागालैंड से, है ना। ये पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है लंदन को। तो ये ऐसी सारी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो करंट अफेयर में न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यू शुड टेक नोट ऑफ इट। ओके, यहाँ पे हमारा जो ये जो सेशन है पीआईबी का वीकली सेशन, ये कर रहे हैं हम 22 से 29 तक का, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एआरडी और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है वो हमने देखी, और ये आप नोट डाउन कर लेना, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर नाबार्ड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन ऑल द बेस्ट। आई एम रवि साइनिंग ऑफ।